नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग 20 दिसंबर 2021 के द हिंदू समाचार पत्र का विश्लेषण करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए सबसे पहले सत्र के विषय की चर्चा करते हैं। पंजाब में अपवित्रीकरण को लेकर एक और हत्या। यहाँ पर संदर्भ आ रहा है लिंचिंग से, यानी 24 घंटे में एक और लिंचिंग की घटना हुई। तो यह मॉब लिंचिंग होती क्या है, इसके कारण क्या हैं, सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइन है, किन किन राज्यों ने इसके लिए कानून की पहल की है, तो इन सब बातों की चर्चा करेंगे। दूसरा है ईरान परमाणु वार्ता फिर से प्रारंभ हो गई है। तीसरा है क्या भारत एक प्रौद्योगिकी नेता बन सकता है, और चौथा है चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल। तो चुनाव आयोग, जैसा कि आपको पता है कि भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 के मध्य है, और यह एक संवैधानिक निकाय है, एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे। इसे कभी कभी आलोचनाओं का शिकार रहता है। और अंतिम टॉपिक होगा भूमि क्षरण के साथ तेजी से फैल रहा थार रेगिस्तान। तो इसमें थार रेगिस्तान क्यों फैल रहा है, इसके साथ साथ अरावली की भी चर्चा करेंगे। और अंतिम में मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न, तो इसमें उत्तर की संरचना हम आपको बताएंगे कि कैसे उत्तर को लिखा जाए। तो आइए पहले टॉपिक की ओर चलते हैं। यह पेज नंबर 1 पे आया है। इसको आंतरिक सुरक्षा से भी जोड़ा जा सकता है। तो चर्चा में है पंजाब में अपवित्रीकरण को लेकर एक और हत्या, यानी पंजाब में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में इसी तरह की मौत के बाद 24 घंटे से भी कम समय में बेअदबी के कथित उदाहरण पर एक दूसरे व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई है। तो यह तो रहा मामला। अब यहाँ पर यह लिंचिंग का मामला है, तो आपके लिए बहुत ही आवश्यक है कि मॉब लिंचिंग होती क्या है और यह कैसे की जाती है। तो जब अनियंत्रित भीड़ द्वारा किसी दोषी को उसके किए गए अपराध के लिए या कभी कभी मात्र अफवाहों के आधार पर बिना अपराध के किसी को भी तत्काल सजा दी जाए अथवा उसे पीट कर मार दिया जाए, तो वह मॉब लिंचिंग या हिंसा या मॉब लिंचिंग या भीड़ द्वारा हिंसा कहलाती है। और इस तरह की हिंसा में किसी कानूनी प्रक्रिया या सिद्धांत का पालन नहीं किया जाता। इसमें न किसी पुलिस या समाज के सेवादारों का हस्तक्षेप होता है, बल्कि आम जन इस अपराध को अंजाम देते हैं। और यह मानवता के लिए दंश है। जैसा कि आप देखे होंगे कि 2017 में पहलू खान हत्याकांड मॉब लिंचिंग का एक बहुत चर्चित उदाहरण है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि राजस्थान का यह उदाहरण, भारत के अन्य हिस्सों में इस तरह की घटनाएं घटित हुई। महाराष्ट्र के पालघर में 3 साधुओं को भीड़ ने पुलिस के सामने दौड़ा कर मार डाला था। तो इस पूरे प्रकरण में पुलिस मात्र एक मूक दर्शक बनकर खड़ी रही। तो लिंचिंग के कारण क्या है, तो अगर देखा जाए तो कई दशक पहले भारत पर अंग्रेजों ने अपनी सत्ता को फूट डालो और राज करो की नीति को स्थापित किया, और अंग्रेज तो चले गए लेकिन उन्होंने अपनी कई नीतियों को हमारे देश में छोड़ कर गए। तो वर्तमान में लगातार बढ़ रही लिंचिंग की घटना अधिकांशतः असहिष्णुता, अन्य धर्म तथा जाति के प्रति घृणा का परिणाम है। भाषण भी मॉब लिंचिंग में बड़ी भूमिका अदा करता है। इसी तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर भी इस तरह की अफवाहों से लिंचिंग की घटना हो सकती है। तो इसके लिए संवैधानिक प्रावधान की अगर बात की जाए तो भारतीय दंड संहिता में लिंचिंग जैसी घटनाओं के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर किसी तरह का भी स्पष्ट उल्लेख नहीं दिखाई देता। इन्हें धारा 302, 307, 323 और 147-48 जिसमें दंगा फसाद है, आज्ञा के विरुद्ध इकट्ठे होना, धारा 149 तथा धारा 34 सामान्य आशय के तहत ही निपटाया जाता है। यानी इसका मतलब अभी कोई संवैधानिक प्रावधान इसके लिए ठोस नहीं किया गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने दिशा निर्देश दिया है प्रत्येक राज्य सरकारों को, अगर मॉब लिंचिंग की हिंसा या घटना होती है तो उसको रोकने के उपायों के लिए एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को नियुक्त किया जाए और उसको डीजीपी के संज्ञान में उस बात को तुरंत पहुंचाया जाए। राज्य सरकारें तुरंत उन जहां पर यह घटना हो रही है या उप जिलों या उन गांवों की पहचान करें जहां पर हाल ही में यह लिंचिंग की घटना हुई है, और इस तरह से गैर जिम्मेदार भड़काऊ संदेशों तथा अन्य सामग्री पर भी
प्रतिबंध लगाना चाहिए। आप देख सकते हैं कि व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, फेसबुक के जरिए इस तरह की घटनाओं को भेजा जाता है। कभी-कभी अफवाहों की वजह से भी यह घटनाएं घटित हो जाती हैं। तो इस तरह से मॉब लिंचिंग से प्रभावित व्यक्तियों के लिए क्षतिपूर्ति योजना की भी प्रबंध करे राज्य, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय या गाइडलाइन जारी की है। इसी तरह से राज्यों के कानून के बारे में अगर बात किया जाए तो राज्यों में जैसे सर्वप्रथम मणिपुर राज्य है, जिसने 2018 में ही लिंचिंग के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया था। तो उसमें विधेयक में निश्चित किया गया था कि लिंचिंग जैसे अपराधों को रोकने के लिए प्रत्येक जिले में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति हो। तो इस तरह से अपने क्षेत्राधिकार में लिंचिंग के अपराध को रोकने में विफल रहने वाले पुलिस अधिकारियों के लिए जुर्माने तथा कैद का प्रावधान भी किया गया है। इसी तरह से राजस्थान सरकार ने भी 2019 में लिंचिंग के विरुद्ध विधेयक पारित किया। पश्चिम बंगाल ने भी लिंचिंग को रोकने के लिए एक विधेयक पारित किया है, जिसमें किसी व्यक्ति को घायल करने वालों को 3 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। यदि लिंचिंग से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्युदंड या कठोर आजीवन कारावास का प्रावधान भी पश्चिम बंगाल सरकार ने किया है। तो इस तरह से आगे की राह यही हो सकती है कि भीड़ द्वारा की गई हत्या या जिसे मॉब लिंचिंग कहते हैं उसकी पहचान किया जाए, जैसे दहेज रोकथाम अधिनियम, पॉस्को की तरह एक सख्त कानून लाया जाए। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण लेख की तरफ। पेज नंबर 6 पे संपादकीय पृष्ठ पे आया हुआ है। इसको आईआर से जोड़ सकते हैं, यानी अंतरराष्ट्रीय संबंध से हम जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर दिया है टेस्टिंग द रेड लाइंस इन ईरान न्यूक्लियर स्टॉक। तो यहाँ पर व्हाट ईरान एंड द यूएसए, यानी ईरान और अमेरिका का क्या कहना है, यूरोप की क्या है लाइन, और चाइनीज रिमार्क क्या है, चाइनीज की टिप्पणी क्या है, तेहरान स्टैंड एंड इजराइल व्यू, इन सब बातों की चर्चा हम लोग करेंगे। तो इसमें ईरान परमाणु वार्ता में लाल रेखाओं का परीक्षण, यानी जून में ईरान के राष्ट्रपति चुनाव के महीनों बाद एक नई ईरानी वार्ता टीम के साथ वियना में एक बार फिर बहुपक्षीय परमाणु वार्ता शुरू हो गई है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण है, ईरान के मुख्य वार्ताकार अली बघेरी कानी ने कथित तौर पर मांग पेश की कि जून में एक नए संयुक्त व्यापक कार्य योजना के संबंध में जून में वार्ता के पिछले दौर में हुई सहमति रद्द कर दी गई है। तथ्य की बात के रूप में एक गैर पक्षपाती संगठन की एक रिपोर्ट बताती है कि मई 2018 में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा सौदे से हटने से 1 साल बाद ईरान ने अपने अनुमत भंडार और संवर्धन के स्तर दोनों पर JCPOA की सीमा को पार करना शुरू कर दिया और आर्थिक प्रतिबंधों को फिर से लागू शुरू कर दिया। तो ये JCPOA है क्या? तो ये 2015 में हस्ताक्षरित ईरान परमाणु कार्यक्रम का एक समझौता है। तो ईरान के परमाणु कार्यक्रमों पर नजर रखने के लिए 2015 में ईरान तथा P5 देशों यानी अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और जर्मनी के मध्य एक समझौता किया गया था। तो 2018 में तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप। इससे हट गए, वो खारिज कर दिया। उन्होंने कहा अमेरिका को इससे कोई फायदा नहीं। उसके बाद ईरान भी इस समझौते से खुद को अलग कर लिया था। तो अब बात आ रही है कि ईरान और अमेरिका क्या कहते हैं। तो फिलहाल वियना वार्ता के नए दौरे का कोई सकारात्मक परिणाम अभी दिख नहीं रहा है, क्योंकि दोनों पक्ष, चाहे वह अमेरिका हो या ईरान हो, दोनों पक्ष अड़ियल रुख अपनाए हुए हैं और दूसरा पक्ष पीछे, और यही चाहते हैं कि दूसरा पक्ष पीछे हटे और आगे बढ़ने से पहले रियायतें दें। तो इस तरह से ईरान सभी प्रतिबंधों को हटाने पर जोर दे रहा है, जबकि अमेरिका ईरान से यूरेनियम के कम संवर्धन पर लौटने और पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी यानी कह सकते हैं IAEA निरीक्षणों का स्वीकार करने के लिए कह रहे हैं। यानी कि यह कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना में है, जो कि डैन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि वह वियना की वार्ता या कह सकते हैं कि IAEA के जो नियम कानून हैं उसका पालन ईरान नहीं कर रहा है। तो अमेरिका पूरी तरह से यह कह रहा है कि उसके अनुरूप कार्य करे तभी कोई बात हो सकती है। और ईरान का कहना है कि अमेरिका के द्वारा जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वह सब हटाए जाएं, तभी यह वार्ता सफल हो सकती है। और यूरोप की क्या लाइन है? कुछ विश्लेषकों के मुताबिक मौजूदा गतिरोध 2 कारणों, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण, ईरान उत्तरी कोरिया, यह महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, उत्तरी कोरिया
कार्ड खेल रहा है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के आर्थिक क्षेत्र को छोड़कर चीन और रूस में शामिल होने की ओर बढ़ रहा है। और दूसरी ओर अमेरिकियों के पास ईरान के भविष्य के लिए बहुत स्पष्ट दिशा नहीं है, खासकर क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने राष्ट्रपति पद के शेष वर्षों के दौरान ईरान पर प्रतिबंध हटाने के लिए अपने प्रशासन को प्रतिबद्ध करने से इनकार कर रहे हैं। और वहीं यूरोप की लाइन क्या है? तो यूरोप, जहां तक यूरोप का संबंध है, अब तक वे इन वार्ताओं में लगभग ना के बराबर रहे हैं। फिर भी यूरेनियम एक्सटर्नल एक्शन सर्विस के उप महासचिव, जो कि 2015 के परमाणु समझौते को पुनर्जीवित करने के लिए तेहरान और 6 शक्तियों के बीच वार्ता का समन्वय करते हैं और वार्ता शुरू होने के तारीख के बारे में बहुत सकारात्मक लग रहे हैं। तो इसमें चीनी टिप्पणी क्या है, चीन का क्या रिमार्क है? तो चीन इसे कह रहा है कि पश्चिमी परमाणु पाखंड है और वह पूरी तरह से ईरान का हिमायती है। तो अब ऐसे में ईरान का रुख और इजराइल का नजरिया क्या हो सकता है? तो यहां पर कुल मिलाकर यही कह सकते हैं कि नया ईरान परमाणु समझौता खुद को अनिश्चितताओं से भरे मार्ग के रूप में प्रस्तुत कर रहा है और ऐसा लगता है कि ईरान एक नई सामान्य परमाणु रणनीति से लैस वियना में वर्तमान परमाणु वार्ता में आगे बढ़ गया है। दरअसल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमेनेई की मांगे लगातार पूर्ण प्रतिबंधों को हटाने पर केंद्रित रही हैं, लेकिन साथ ही इब्राहिम राइसी के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित सरकार ने बार बार घोषणा की है कि जब तक सब कुछ सहमति नहीं हो जाती तब तक कुछ भी सहमत नहीं होता है। ऐसा लगता है कि राइसी सरकार अंतर्राष्ट्रीय रेड लाइनों का परीक्षण कर रही है और महत्वपूर्ण लागतों का भुगतान किए बिना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अधिक रियायतें देने के लिए ईरान के विस्तारित परमाणु कार्यक्रम का लाभ उठाने की कोशिश कर रही है। और नतीजन ईरान परमाणु समझौते को पुनर्जीवित किया जा सकता है या नहीं, इस पर निराशावाद बढ़ रहा है। यही तथ्य है कि ईरान ने भूमिगत फोर्डो में 20% यूरेनियम संवर्धन को आगे बढ़ाने के लिए उन्नत सेंट्रीफ्यूज का उपयोग शुरू कर दिया है। तो आईएए को बहुत परेशान कर रहा है ईरान। तो इस बीच इजराइल के अधिकारी एक वास्तविक ईरानी परमाणु खतरे पर यूरोपीय सरकारों और यूएस पर दबाव डाल रहे हैं। हालांकि पूर्व इजरायली रक्षा मंत्री मोशे यालोन के अनुसार पिछले दशक की मुख्य गलती ट्रंप प्रशासन के दौरान सौदे को छोड़ना था। हालांकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने नवंबर के अंत में खुले तौर पर घोषणा की थी कि 2015 में पहले परमाणु समझौते के बाद हमने जो गलती की वह खुद को नहीं दोहराएंगे। तो इस तरह से उन्होंने वाशिंगटन से समृद्धि के क्षेत्र में ईरान के लिए एक अलग टूल किट का उपयोग शुरू करने के लिए कहा है। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि इजराइल इस्लामी गणतंत्र ईरान को एक अस्तित्व के खतरे के रूप में देखता है और इजराइल के दृष्टिकोण से इस खतरे को विशेष रूप से ईरान के लेवेंट में वर्तमान आधिपत्य सैन्य अभियान द्वारा उचित ठहराया जा सकता है। तो यह सब जरूरी नहीं कि इजराइल के पास ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने की योजना है, लेकिन स्थिति इजराइलियों के लिए उत्साहजनक भी नहीं है। तो जो भी हो, निष्कर्षता यही कह सकते हैं, मुख्य प्रश्न यही है कि क्या वियना में परमाणु वार्ता ठोस हो सकती है या बिना किसी परिणाम के यह खत्म हो सकती है? इस सवाल का जवाब अभी भी किसी के पास नहीं है। लेकिन एक बात निश्चित है कि ईरान और यूएस दोनों विफल हो जाएंगे यदि वह ट्रंपियन रवैये के साथ एक दूसरे को घेरने की कोशिश करते हैं। अब बढ़ते हैं महत्वपूर्ण खबर की ओर। पेज नंबर 7 पे आया हुआ है, इसको जीएस के 3rd पेपर में डाल सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत कैन इंडिया बिकम ए टेक्नोलॉजी लीडर? तो क्या भारत एक प्रौद्योगिकी नेता बन सकता है? एक मजबूत सार्वजनिक क्षेत्र निजी व्यवसायों के लिए अधिक अवसर पैदा करेगा। तो आप लोगों ने अभी देखा होगा हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश के नौजवान विदेशों में उच्च पदों पर आसीन हो रहे हैं, तो हर बार कोई तकनीकी दिग्गज भारत में जन्मे तकनीकी विशेषज्ञ को अपना नेता चुनता है तो देश में गर्व महसूस किया जाता है, लेकिन कुछ निराशा भी होती है। तो दुनिया भर में इतने प्रसिद्ध प्रौद्योगिकीविद होने के बावजूद भारत अभी भी प्रौद्योगिकी में एक प्रमुख खिलाड़ी
क्यों नहीं है? इसके पीछे क्या कारण है? तो भारत के पास वैश्विक प्रौद्योगिकी सीढ़ी के ऊपर स्तरों पर कब्जा करने की क्षमता है, यदि वह केवल अपनी कमियों को पहचान ले। यानी यहाँ पर वही है कि वो अपनी शक्ति को नहीं पहचान रहा है और उन पर तत्काल अगर कार्रवाई वो करता है, इम्प्लीमेंट करता है, तो निश्चित रूप से भारत एक वैश्विक प्रौद्योगिकी नेता के रूप में उभर सकता है। भारत की विफलताओं को बाजार संचालित विकास के अवसरों का उपयोग करने में असमर्थता से जोड़ा जाता है। इसके पीछे प्रशासनिक, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी भी कह सकते हैं। योजना और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति देश की पहले की प्रतिबद्धता इसके अवसरों को नुकसान पहुंचा रही है। इसलिए तर्क 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भी यह जारी है और इसलिए प्रतिभाशाली लोगों ने यूएस के लिए देश छोड़ दिया। वास्तव में 2019 तक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 2.7 मिलियन भारतीय अप्रवासी थे और वे उस देश में सबसे अधिक शिक्षित और पेशेवर रूप से संपन्न समुदायों में से हैं। तो यह कितना बड़ा, यानी हमारा ब्रेन ड्रेन, इस पर सरकार को सोचना होगा। तो अमेरिका के लिए एक अदृश्य हाथ, निसंदेह यूएस काल्पनिक अवसरों वाला देश है। यानी वहां पर अगर देखा जाए तो 2.7 मिलियन भारतीय और यह सब विभिन्न क्षेत्रों में परचम लहरा रहे हैं। तो यहां पर यही कह सकते हैं कि सरकार का एक अदृश्य हाथ उद्यम और मुक्त बाजार की तथाकथित विषयों में से प्रत्येक का समर्थन करने के लिए है। और मारियाना माजुकाटो द्वारा किए गए शोध से पता चलता है कि कंप्यूटर, इंटरनेट, नैनो टेक्नोलॉजी उद्योग सहित नई पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों को शुरुआत के लिए राज्य महत्वपूर्ण रहा है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के वित्त पोषण ने एल्गोरिदम विकसित किया जिसने अंततः गूगल की सफलता की ओर अग्रसर किया और आणविक एंटीबॉडी की खोज में मदद की जिसने जैव प्रौद्योगिकी की नींव प्रदान की। इन सफल प्रकरणों में सरकारी एजेंसियों अनुसंधान के अधिक अनिश्चित चरणों की पहचान करने वाले समर्थन करने में सक्रिय थी, जो एक जोखिम प्रतिकूल निजी क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता था। इसी तरह से चीन के आर्थिक विकास को आकार देने में सरकार की भूमिका और भी प्रमुख रही, जो प्रौद्योगिकी में सर्वोच्चता के लिए यूएस के साथ वह कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। एक दशक से थोड़ा अधिक पहले चीन अपने कम वेतन वाले निर्माण के लिए जाना जाता था। यहां तक कि दुनिया के कारखाने के रूप में सम्मानित होने के बावजूद चीन वैश्विक उत्पादन नेटवर्क के कम मूल्य वर्धित क्षेत्रों में फंस गया था, जो उसके द्वारा निर्मित माल की कीमत का केवल एक अंश ही कमाता था। हालांकि 2011 की सरकारी योजना के हिस्से के रूप में इसने वैकल्पिक ईंधन कारों और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे नए रणनीतिक उद्योगों में सफल प्रयास किए हैं। तो यह जो है महत्वपूर्ण हो जाता है और चीन की उपलब्धियां इसलिए नहीं आई क्योंकि वह पूंजीवादी बन गया, बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र और बाजारों और वैश्वीकरण की ताकत को मिलकर वह आगे बढ़ा और चीन के सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों, जिसे एसओई कहेंगे, को अक्षम और नौकरशाह के रूप में देखा गया। तो इसी तरह से भारत के संदर्भ में अगर देखते हैं तो 50 के दशक की शुरुआत में जब भारत ने योजना और औद्योगिकरण का उद्घाटन किया तो यह विकासशील दुनिया में इस तरह की पहलों में संभवतः सबसे महत्वाकांक्षी था और अंतरिक्ष के क्षेत्र में परमाणु अनुसंधान, प्रौद्योगिकी संस्थान, आईआईटी जैसे संस्थानों की स्थापना सहित उस समय की नवीनतम तकनीकों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का वित्त पोषण उस प्रयास की पहचान में शामिल था। इन संस्थानों में से कई ने वर्षों में विश्व स्तरीय मानकों को भी प्राप्त किया। सूचना प्रौद्योगिकी और दवा उद्योगों का विकास बेंगलुरु, हैदराबाद में सबसे तेज रहा। अब बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जा रहा है। हैदराबाद भी आईटी इंडस्ट्री में बहुत तेजी से आगे बढ़ा। 1991 में जब भारत ने बाजारों और वैश्वीकरण को अपनाया तो उसे अपनी तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करने के प्रयासों को 2 गुना करना चाहिए था। इसके बजाय जीडीपी के अनुपात के रूप में अनुसंधान और विकास पर खर्च भारत में 1990-91 में 0.85% से घटकर 2018 में 0.65% है। इसके विपरीत चीन और दक्षिण कोरिया में यह अनुपात पिछले कुछ वर्षों में बढ़कर 2.1% और 4.5% पहुंच गया है। सोचिए, तो अब हमको भारत को भी, यानी हमारे भारत को भी इस पर सोचना होगा। चीन और कोरिया की भांति इसे भी आगे बढ़ाना होगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं आपूर्ति और मांग कारक। तो असफलताओं के बावजूद भी भारत के पास अभी भी अनुकूल आपूर्ति और मांग कारक हैं।
जो इस प्रौद्योगिकी के मोर्चे पर आगे बढ़ा सकते हैं। भारत में तृतीयक शिक्षा के लिए नामांकित व्यक्तियों की संख्या चीन को छोड़कर अन्य सभी देशों में इसी संख्या से काफी आगे है। इसके अलावा STEM यानी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित कार्यक्रमों से स्नातक सभी स्नातकों के अनुपात के रूप में 2019 में भारत के लिए 32.2% थे, जो सभी देशों यूनेस्को डेटा में सबसे अधिक है। तो निसंदेह भारत को उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार के लिए अपने सार्वजनिक खर्च में तेजी से वृद्धि करने की आवश्यकता है। OECD के अनुसार भारत में तृतीयक छात्रों का एक बड़ा अनुपात निजी संस्थानों में नामांकित है। तो 2017 में स्नातक की डिग्री के लिए नामांकित लोगों के लिए यह 60% था, जबकि G20 के लिए यह औसत 33% था। तो भारत, जिसके पास जल्द ही यूएस की तुलना में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या दुगनी होगी, सभी प्रकार की नई तकनीकों के लिए एक बड़ा बाजार है। हालांकि यह एक बड़ा अवसर प्रस्तुत करता है। घरेलू उद्योग अभी तक लाभ प्राप्त करने में कामयाब नहीं हुआ है। उदाहरण के लिए देश इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में अपनी क्षमता से काफी नीचे कार्य कर रहा है। तो भारत के आयात बिल में तेल के बाद इलेक्ट्रॉनिक सामान घटक दूसरी सबसे बड़ी वस्तु है। साथ ही इस उद्योग में देश का आयात उसके निर्यात का लगभग 5 गुना है। तो यह 2020-21 आंकड़ों के आधार पर है। तो इस तरह से मोबाइल फोन के निर्माण में आवश्यक उच्च मूल्य वाले इलेक्ट्रॉनिक घटक, प्रौद्योगिकी और डिजाइन गहन है। तो यानी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन तकनीकों को नियंत्रित करती हैं और राजस्व का बड़ा हिस्सा लेती हैं। तो चीन ने विदेशी फर्मों के साथ बातचीत में अपने बड़े बाजार के आकार का उपयोग सौदेबाजी चिप के रूप में किया है, और हमारे बाजारों में तभी बन रहे हैं जब आप उत्पादन का स्थानीयकरण करें और स्थानीय फर्मों के साथ प्रौद्योगिकी को साझा करें। तो इस तरह से मेक इन इंडिया पहल को निजी उद्योग के लिए व्यापार आसानी को बढ़ाने से आगे जाना होगा। भारतीय उद्योग को अपनी तकनीकी क्षमताओं को और अधिक व्यापक बनाने की जरूरत है। यह तभी होगा जब देश में विश्वविद्यालयों, सार्वजनिक संस्थानों को प्रौद्योगिकी विकास के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए मजबूत और प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसके लिए निजी क्षेत्र के पास ना तो संसाधन हो सकते हैं, ना ही धैर्य। तो पिछले 3 दशकों में भारत में सार्वजनिक उपक्रम को मुख्य रूप से उनके द्वारा लाए जाने वाले अल्पकालिक राजकोषीय लाभों पर आंका गया है। इसके बजाय उन्हें अधिक विकास में उनके संभावित दीर्घकालिक योगदान, वे तकनीक जो वे बना सकते हैं और रणनीतिक और ज्ञान संपत्ति जो वे बना सकते हैं के लिए मूल्यवान होना चाहिए। अतः हम निष्कर्षतः यही कह सकते हैं कि अगर सरकार सार्वजनिक क्षेत्र पर थोड़ा सा और ध्यान दे, जैसे कोरिया और चीन जैसे निवेश करे, तो उस तरह से भारत निश्चित रूप से प्रौद्योगिकी के लीडर के रूप में वह उभर सकता है। अब बढ़ते हैं, पेज नंबर 15 पे आई हुई खबर है जीएस के सेकंड, इसको पॉलिटी में डाल सकते हैं। निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल फिर से उठ गया है। तो 16 नवंबर को मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने पीएम के प्रधान सचिव पीके मिश्रा, जहां उनके उपस्थित होने की उम्मीद थी, इससे औचित्य पर सवाल खड़े हो गए हैं। और 3 चुनाव आयोगों से अपेक्षा की जाती है कि वे कार्यपालिका से दूरी बनाकर रखें और आयोग को बचाने के लिए एक संवैधानिक सुरक्षा और इसे एक स्वतंत्र प्राधिकरण के रूप में जारी रखने की अनुमति दें। तो दोस्तों, चुनाव आयोग क्या है थोड़ा सा जान लीजिए। यह संविधान के भाग 15 में निहित है और यह 324 से लेकर 329 तक है। एक स्थायी संवैधानिक निकाय है और इसकी स्थापना 1950 में की गई थी और यह स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है। भारत में संघ राज्य निर्वाचन प्रक्रियाओं का संचालन करने के लिए उत्तरदायी होता है। यह निकाय भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, देश में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। राष्ट्रीय पार्टियों को चिन्ह प्रदान करता है, स्थानीय पार्टियों को चिन्ह प्रदान करता है, मान्यता देता है और चुनाव की तारीख को भी यह घोषित करता है, आचार संहिता लागू करता है। तो इस तरह से अपने कार्यों के निष्पादन में निर्वाचन आयोग कार्यकारी हस्तक्षेप से मुक्त है। वह कार्यपालिका से स्वतंत्र रहता है, एक स्वायत्त संगठन है और इस तरह से बीच बीच में वह आलोचनाओं का शिकार होता है। तो यह आयोग के कामकाज के बारे मुद्दे को क्यों उठाता है? तो पीएम के निर्देश ने आयोग के स्वतंत्र कामकाज के बारे में चिंता जताई है, जिसकी स्वायत्तता के बाद सीईसी ने उत्साहपूर्वक रक्षा करने की मांग की है। तो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के साथ चीफ इलेक्शन कमीशन और 2 अन्य चुनाव आयुक्तों की अनौपचारिक बातचीत ने आयोग की तटस्थता पर सवाल उठाए हैं। खासकर अब महत्वपूर्ण राज्यों के नजदीक हैं जो चुनाव।
तो ऐसे में जो है चुनाव आयोग के ऊपर यह सवालिया निशान उठ रहा है। तो यह कह सकते हैं कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है, जैसा कि मैं ऊपर बताया हूं, जिसकी जिम्मेदारियां और शक्तियां भारत के संविधान में अनुच्छेद 324 के तहत निर्धारित हैं। तो यह आयोग जो चुनाव के संचालन के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है, चाहे आम चुनाव हो या उपचुनाव हो। तो इस तरह से कह सकते हैं कि आयोगों के निर्णयों को उपयुक्त याचिकाओं द्वारा उच्च न्यायालय और भारत की सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। लंबे समय से चली आ रही परंपरा और कई न्यायिक घोषणाओं से एक बार चुनाव की वास्तविक प्रक्रिया हो जाने के बाद न्यायपालिका चुनाव के वास्तविक संचालन में हस्तक्षेप नहीं करती, और इस तरह से यह बहस शुरू हो गई है। और कानून मंत्रालय की ओर से चुनाव आयोग को लिखे पत्र में क्या गलत था जिसकी वजह से यह हो हल्ला उठा है। तो 16 नवंबर को ही बैठक के कुछ दिनों पहले चुनाव आयोग को कानून मंत्रालय के एक अधिकारी से एक असामान्य पत्र मिला, और जिसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव आम मतदाता सूची को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों की उपस्थिति की अपेक्षा की जाती है। तो रिपोर्ट के मुताबिक पत्र में इस तरह के शब्दों से चुनाव आयोग में हड़कंप मच गया, क्योंकि इसे एक समान तरह देखा गया है जिसमें संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन बताया जा रहा है। तो इस तरह से 3 चुनाव आयोगों को कार्यपालिका से दूरी बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है। आयोग को बाहरी दबाव से बचाने और इसे एक स्वतंत्र प्राधिकरण के रूप में जारी रखने की अनुमति देने के लिए संवैधानिक सुरक्षा आवश्यक है। तो चुनाव के मामलों पर सरकार के साथ चुनाव आयोग का संचार नौकरशाही के माध्यम से होता है, या तो प्रशासनिक मंत्रालय यानी कानून मंत्रालय या गृह मंत्रालय के साथ। चुनाव के दौरान सुरक्षा बलों की तैनाती, इन सब के लिए भी वह बात कर सकता है। तो ऐसे मामलों में गृह सचिव को अक्सर एक पूर्ण आयोग के सामने आमंत्रित किया जाता है, जहां 3 आयुक्त भी मौजूद होते हैं। यह जो है अपना पक्ष रख रहा है कानून मंत्रालय। तो कानून मंत्रालय देश के लिए कानून पर बारीक छाप छोड़ता है। उम्मीद की जाती है कि वह आयोग की स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए प्रदान किए गए संवैधानिक सुरक्षा का उल्लंघन नहीं करेगा। हालांकि पूर्व सीईसी एमएस गिल ने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी पत्र लिखकर पूर्व सीईसी जैसे एस.वाई. कुरैशी ने भी मनमोहन सिंह को, तो यह इस तरह के कह सकते हैं रीतियां हो चुकी हैं पहले भी। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात आती है, क्या चुनाव आयोग ने खुद को उपलब्ध कराकर नेक नियता से काम किया है? तो पिछले कुछ वर्षों में आयोग की कई कार्रवाइयों और चूकों की आलोचना हुई है। तो एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने नेतृत्व में चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी, जिन्होंने लातूर में एक चुनावी रैली में सशस्त्र बलों की एक अपील के साथ अपने अभियान का संदर्भ दिया था। तो इस पर काफी आलोचना हुई थी। तो भारत के चुनाव आयोग ने यह विचार किया कि श्री मोदी ने अपने नियम पुस्तिका का उल्लंघन नहीं किया। ऐसा करते हुए आयोग ने जिला चुनाव अधिकारियों की राय को यह कहकर खारिज कर दिया कि मोदी ने बालाकोट हवाई हमले का आह्वान करके वोट नहीं मांगा, और इस साल एक भयंकर महामारी के लिए अधिक लोगों की रैलियों और जनसभाओं पर प्रतिबंध लगाया गया। लेकिन यह निर्णय मोदी की 4 निर्धारित रैलियों को रद्द करने के एक दिन बाद लाया गया। तो इस तरह से राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र में लगभग 66 पूर्व नौकरशाहों ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के विभिन्न उल्लंघनों का हवाला देते हुए चुनाव आयोग के कामकाज पर अपनी चिंता व्यक्त की, जो उन्हें लगा कि विश्वसनीयता संकट से पीड़ित है। अब बढ़ते हैं, पेज नंबर 4 पे आया हुआ है, इसको ज्योग्राफी से जोड़ सकते हैं जीएस के फर्स्ट पेपर में, और संदर्भ यही है कि एक स्टडी के तहत पाया गया है भूमि क्षरण के साथ तेजी से फैल रहा है थार मरुस्थल। तो आने वाले वर्षों में एनसीआर की ओर रुख कर सकते हैं रेतीले तूफान, तो अगर इस पर कंट्रोल नहीं किया गया। इसके पीछे कारण यही बताया जा रहा है कि अरावली पर्वत के क्रमिक विनाश के साथ पश्चिमी राजस्थान में शक्तिशाली थार रेगिस्तान, लोगों के प्रवास, वहां पर लोग रह रहे हैं, और यह कहा जाता है कि जो थार मरुस्थल है विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। और वर्षा के पैटर्न में भी बदलाव आ रहा है, रेत के टीलों में प्रसार हो रहा है। अब वैज्ञानिक वृक्षारोपण अभियान, इन सब कारणों से यह घटना होने की संभावना है। तो यहां पर हम थोड़ा सा आप लोगों को थार मरुस्थल और अरावली का भी यहां पर जिक्र होगा। तो विश्व का 9वां सबसे बड़ा गर्म उपोष्ण कटिबंधीय यह रेगिस्तान है। तो यह 800 किलोमीटर लंबा और 400 किलोमीटर चौड़ा 4 भारतीय राज्यों यानी गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान राज्यों में यह फैला हुआ है।
तो एक तरह से आप देख सकते हैं, और इस मरुस्थल के वृद्धि के पीछे अरावली का भी महत्वपूर्ण कह सकते हैं रोल प्ले करता है। चूंकि अरब सागर से आने वाली हवाएं यह सीधे पैरेलल सीधा चली जाती हैं, जिसके कारण राजस्थान में वर्षा नहीं हो पाती है। तो यहां पर देख रहे हैं ना, 83 प्रति वर्ग किलोमीटर लोग रहता है, वहीं सहारा में 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहता है। तो भारत ने अपना परमाणु हथियार विस्फोट भी यही रेगिस्तान में किया था, और इसका भी कारण कहा जा रहा है यहां तापमान अधिक होने का। तो राजस्थान का थार क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक क्षेत्र है। इस मरुस्थल में बहुत कम वर्षा होती है। वैसे भी उस क्षेत्र को मरुस्थल कहा जाता है जहां 25 सेंटीमीटर से वर्षा कम होती है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट औसत तापमान गर्मियों में 75 से 79 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। इसी तरह से थोड़ा सा अरावली के बारे में जान लीजिए। तो अरावली दुनिया का सबसे पुराना वलित पर्वत, ये देख रहे हैं ना, गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली के मजनू का टीला तक इसका विस्तार है। तो यह दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के कुछ हिस्सों में शामिल है। गंगा और सिंधु नदियों, अब देखिए ऊपर सिंधु नदी, इधर गंगा नदी, तो एक तरह से विभाजक के रूप में यह कार्य करता है। तो यह सांभर सिरोही रेंज और राजस्थान में सांभर खेतड़ी रेंज, तो यह खेतड़ी महेंद्रगढ़ के आगे यहाँ झुंझुनू है ना, तो खेतड़ी जो है तांबा का क्षेत्र माना जाता है। तो इस तरह से प्राचीन काल में अरावली बहुत ही कह सकते हैं ऊंची पर्वत श्रृंखला, इसे कहा जाता है कि हिमालय के तरह जो है ऊंची थी, लेकिन इसका अपर्दन होते होते अब यह घिस चुकी है। अब इसकी औसत ऊंचाई 400 से 600 मीटर है, और राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी यहीं सिरोही जिले में ही स्थित है, जो कि 1722 मीटर ऊंची है, माउंट आबू है। तो गुजरात में दक्षिणी अरावली रेंज में उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु है। अरावली से 3 प्रमुख नदियां बनास, साहिबी और लूनी नदी बहती है, और लूनी नदी के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि यह मीठा और खारा जल दोनों देती है। और अरावली जैव विविधता में भी समृद्ध है, विभिन्न प्रकार के स्थानिक जीव पाए जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पर जो है तोशाम की पहाड़ियाँ सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है, और पहाड़ों में तांबे की खदानें 5वीं सदी ईसा पूर्व से ही पाई जा रही हैं। और आज पहाड़ियों का तेजी से शहरीकरण किया जा रहा है, एनसीआर रीजन में बदलता जा रहा है, विशेष रूप से हरियाणा और दिल्ली के क्षेत्रों में। यही कारण है कि इसका प्रभाव दिखने लगा है। अरावली रेंज में कई राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, बाघ अभ्यारण्य जैसे सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, अरावली जैव विविधता पार्क भी अवस्थित है। इसी तरह से थार डेजर्ट मरुस्थल भी है। थार मरुस्थल में अरावली में मानव निवास प्रारंभिक पाषाण काल के हैं, और आज पहाड़ियों का तेजी से शहरीकरण हो रहा है। तो इसका महत्व क्या है? तो इसका भू आकृतिक विज्ञान में भी महत्व है, क्योंकि यह 2 क्षेत्रों के बीच एक बाधा के रूप में कार्य करके भारत के गंगा के मैदान की ओर और थार रेगिस्तान के प्रसार की जांच करती है। और यह पूर्व की बहने वाली और पश्चिम की बहने वाली नदियों के बीच जल विभाजन भी बनाती है। और जलवायु विज्ञान में तो मानसून के दौरान पर्वत श्रृंखला क्षीण मानसून बादलों की पूर्व की ओर शिमला और नैनीताल की ओर निर्देशित करती है। इस प्रकार उप हिमालयी नदियों को पोषित करने और उत्तर भारतीय मैदानों को खिलाने में यह मदद करती है। और इसका आर्थिक महत्व है, तो यहाँ पर ढेर सारा भंडार है, धातुएं हैं, सोना, चांदी, संगमरमर, ग्रेनाइट, तांबा मैंने बताया है, खेतड़ी, इसी तरह से डेगाना खान है, जस्ता, सीसा और इस तरह जिप्सम के भंडार हैं। तो पारिस्थितिक रूप से अरावली की अक्षयी चट्टानें ग्रेनाइट, नीस और क्वार्जाइट चट्टानों वर्षा जल के रिसने के लिए आदर्श क्षेत्र बनाती हैं और नीचे के जल भृतों में योगदान करती हैं। अरावली पर वन आवरण दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भीड़ भाड़ वाले महानगर के लिए फेफड़े का कार्य करता है। और सांस्कृतिक महत्व भी है इसका। पहाड़ी और उसके जंगल अभी भी गुर्जरों जैसे स्थानीय समुदायों के लिए सांस्कृतिक महत्व रखते हैं। माउंट आबू जैनियों का तीर्थ स्थान है, एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण यह अरावली के जो घटने का कारण है अनियमित जो खनन है। तो यहाँ पर जो है अनियमित 2002 से ही इस पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन आज भी यह अवैध खनन जारी है। शहरीकरण, अत्यधिक दोहन, वन की अस्पष्ट परिभाषा, राजनीतिक खनन गठजोड़, जिसकी वजह से यह अरावली धीरे धीरे अवक्रमित होती जा रही है। तो इस निम्नीकरण का प्रभाव क्या होगा? तो हरित आवरणों में कमी हो जाएगी, भूजल की समस्या भी मैंने केस स्टडी बताया ही, मरुस्थलीकरण बढ़ेगा और रेतीले तूफानों की संख्या बढ़ेगी। यह बहुत महत्वपूर्ण कारण हो जाता है। वायु प्रदूषण बढ़ेगा। आप देखते हैं राजधानी क्षेत्र पूरा गैस चैम्बर बन गया है। तो यह सब इसके निम्नीकरण के प्रभाव हैं। वर्षा में गिरावट हो जाएगी, मानव पशु संघर्ष,
चूंकि अब जो वनस्पति क्षेत्र है, जो प्राकृतिक क्षेत्र है, उसका अगर हम लोग अतिक्रमण करेंगे तो वहां पर रहने वाले जंगली जानवरों और मनुष्य के बीच संघर्ष पैदा होगा। तो आगे का रास्ता यही हो सकता है कि इसके लिए प्रभावी प्रवर्तन किया जाए, वनीकरण किया जाए, और इसके लिए जो है महान हरी दीवार यानी ग्रेट ग्रीन वॉल गुजरात से दिल्ली तक, देखिए यह एक महत्वाकांक्षी योजना है। तो भारत की हरित दीवार भूमि क्षरण की बढ़ती दरों और थार रेगिस्तान के पूर्व की ओर विस्तार को संबोधित करना चाहती है। सामूहिक कार्रवाई, लोगों का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, क्षेत्रीय प्रयास, तभी इसको बचाया जा सकता है। तो आगे की राह यही हो सकती है कि अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में यह मतलब मरुस्थलीकरण और तेजी से वृद्धि होगी। तो हमने यहाँ पर अरावली और थार डेजर्ट दोनों की चर्चा की है एक साथ साथ। तो अरावली का जो है निम्नीकरण से भी मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है, तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस पर हमने एक प्रश्न भी दिया हुआ है, तो इसे जरूर देखेंगे। तो अब बढ़ते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न में। पहला प्रश्न है, क्या चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को कमजोर कर दिया गया है? समालोचनात्मक विश्लेषण करें, साथ ही आयोग को राजनीतिक कार्यपालिका के प्रभाव से बचाने के उपाय सुझाएं। तो इसमें बहुत ही सुंदर तरीके से थोड़ा सा परिभाषा में ही चुनाव आयोग को बताते हुए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, और यह एक संवैधानिक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है, और यह बिना कार्यपालिका के हस्तक्षेप के कार्य करता है। हालांकि आगे जो है बीच बीच में यह आलोचनाओं का शिकार रहा है। इस तरह से भूमिका स्टार्ट करेंगे और मुख्य भाग में इसके महत्व के बारे में बताएंगे, इसके कार्य और शक्तियों को बताते हुए साथ साथ समालोचनात्मक भी, जैसे मैंने उदाहरण दिया 2019 के लोकसभा चुनाव का, या महामारी के दौरान जो है रैलियों पर रोक लगाने का। तो इस रोक लगाना चाहिए था तो पहले ही लगा दिए होते। तो यह सब आप आलोचनात्मक कह के, और अंत में कार्यपालिका के प्रभाव से इसको बचने के उपाय भी सुझाना होगा। और दूसरा प्रश्न है, भारतीय हृदय स्थल में महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद अरावली रेंज एक गंभीर पारिस्थितिक संकट का सामना कर रही है, इसका जांच करें और रेंज की सुरक्षा के उपाय को भी सुझाएं। तो इस तरह से यह अरावली संबंधित प्रश्न को आप लिखेंगे। थार डेजर्ट, वहां पे भी एक प्रश्न और भी बन सकता है थार मरुस्थल का। और तीसरा प्रश्न है, भारत में तकनीकी महाशक्ति बनने की क्षमता होने के बावजूद यह चुनौतियों से घिरा हुआ है, तो नवाचार हेतु अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा करें। तो इस तरह से यह प्रश्न को भी आप 3 भागों में तोड़ लेंगे, यानी भाग 1 में आप भूमिका, भाग 2 में आप मुख्य मध्य भाग, यानी इसमें 60% अंक आपको मध्य भाग से ही मिलता है, और अंत में निष्कर्ष आपको सकारात्मक लिखना है। तो निसंदेह कह सकते हैं कि भारत तकनीकी महाशक्ति बनने की क्षमता है, अंत में निष्कर्षता आप इसी तरह से लिखेंगे। तो यह जैसे कि ब्रेन ड्रेन, इन सब बातों को आपको मध्य भाग में लिखना है। तो इस तरह से इन तीनों प्रश्न को जरूर लिखें और प्रैक्टिस करें। तो इस तरह से आशा करता हूं कि आज का भी यह अंक आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।